नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। रोज मैं अभय दुबे जी के साथ एक शो करता हूं। देश के जाने माने पत्रकार हैं। आप उनको एबीपी चैनल पर लगभग रोज बहस करते हुए सुनते हैं। बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं उन्होंने, कई किताबें लिखी हैं, बहुत अच्छी नॉलेज है। मैंने उनसे पूछा, कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे। मैंने उनसे कहा कि ये बात सही है कि किसी एक महिला के बलात्कार का दर्द किसी दूसरी महिला से तुलना नहीं की जा सकती। देश में कहीं भी महिलाओं के संग उत्पीड़न हो, दर्द बराबर होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या बात हुई कि मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, उनको नग्न किया गया, नग्न करके जुलूस निकाला गया, उनके शरीर के प्राइवेट पार्ट से बहुत ज्यादा छेड़खानी की गई, कई महिलाओं की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मुंह से मणिपुर का मान ही निकला, प्रधानमंत्री के मुंह से मणिपुर का मान ही निकला। ये गोदी मीडिया के एंकर और एंकरनियां जो इस समय कलकत्ता में एक डॉक्टर के दर्दनाक रेप और मर्डर के बाद लगातार आज हफ्ता भर होने को आ गया, दिन में 8-8 10-10 घंटे सिर्फ कलकत्ता का कांड चल रहा है। कलकत्ता के डॉक्टर के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, पूरा दर्द है। पूरे देश को उस डॉक्टर के दर्द के साथ खुद को जोड़ना चाहिए। मगर क्या इन एंकर और एंकरनियों को मणिपुर नहीं जाना चाहिए? वहां दर्जनों महिलाओं के संग जो बेरहमी हुई उसकी चर्चा नहीं करना चाहिए? इन एंकर और एंकरनियों को जब दिल्ली में खिलाड़ियों को घसीटा जा रहा था, एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजभूषण सिंह पे आरोप लग रहे थे, यौन शोषण के आरोप लग रहे थे, तो क्या इन एंकर और एंकरनियों को खड़ा नहीं होना चाहिए था? उन खिलाड़ियों के साथ नहीं खड़ा करना चाहिए था? और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने एक महिला से रेप किया, उनके पिता की हत्या करा दी गई, विधायक जी जेल में हैं, लेकिन एंकर और एंकरनियां नहीं खड़े हुए। इस तरह की तमाम घटनाएं हैं। कलकत्ता की घटना जानबूझ के घंटों घंटों टीवी चैनल पे क्या सिर्फ इसलिए दिखाई जा रही है कि ममता बनर्जी ने मोदी जी को बहुत दर्द दे दिया है? ये तमाम सवाल मैंने उनसे पूछा और मैंने ये भी पूछा कि भारतीय जनता पार्टी के क्या दिन ही खराब चल रहे हैं? हरियाणा में जब चुनाव सिर पर है, बहुत बड़ी संख्या में पिछड़ी और दलित जातियां हरियाणा में रहती हैं, उस दौर में लेटरल एंट्री का प्रस्ताव लिया है, मतलब पिछले दरवाजे से आरक्षण को ताक पे रखकर नौकरियां दी जा रही हों। भारत बंद की कॉल की SC ST कैटेगरी ने और बहुत सफल रहा बंद। पहली बार अखिलेश और मायावती इस मुद्दे पर साथ आ गए। मतलब आरक्षण का जिन्न खड़ा हो गया। संविधान के नाम पर, संविधान की हत्या के नाम पर भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय के बाद, 10 साल के बाद बहुमत से दूर रह गई, क्योंकि पिछड़ी और दलित जाति भाजपा के खेल को समझ गई थी। और एक बार फिर जब आरक्षण का जिन्न बाहर आ रहा है, तो क्या महाराष्ट्र में भी एक घटना हुई बदलापुर में, लेकिन टीवी चैनल उसको बहुत कम करके दिखा रहे हैं। 24 तारीख को वहां बंद कॉल की गई है। तो क्या ये जो आरक्षण का जिन्न निकलेगा, ये झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार में कहीं बीजेपी का डिब्बा तो गोल नहीं कर देगा? ऐसी तमाम बातें हमने की हैं अभय दुबे जी के साथ। आपको लेके चलते हैं, सुनिएगा। बहुत जबरदस्त बातचीत है। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं अभय जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। कल आपसे हम बातचीत कर रहे थे और लेटरल एंट्री को लेकर आपने बहुत बढ़िया जी। तर्क दिए, बताया था कि सरकार कैसे फंस सकती है। मुझे लगता है जी। मोदी जी ने आपकी बात सुन ली कि वो आदेश रद्द हो गया, लेकिन जी। उसके बाद भी कई मुद्दे पे अलग-अलग फोरम पे बड़ा विवाद हो रहा है। लोग कह रहे हैं जी। कि हरियाणा में चुनाव की घोषणा हो गई है। हरियाणा में जो भर्तियों का आदेश किया था वो रद्द कर दिया है हाईकोर्ट, निर्वाचन आयोग ने किया। अब आप नहीं कर सकते। कांग्रेस ने कहा था इसको रोका जाए। पूरे देश में जी। SC ST के लोगों ने एक भारत बंद का आह्वान किया था। आज की जो कोटे में कोटा वाला मुद्दा है, और जी। पहली बार अखिलेश और मायावती भी दोनों इस मुद्दे पर एक साथ आ गए। जी। कुल मिला के चाहे वो लेटरल एंट्री की बात हो या कोटे में कोटा की बात हो, जी। पूरे देश में आरक्षण के नाम पर एक बड़ी आवाज खड़ी हो गई है। आपको लगता है कि चुनाव सिर पर हैं, हरियाणा में, महाराष्ट्र के, झारखंड के, कश्मीर के, तो ये आरक्षण का जो जिन बाहर आया है वो कितना नुकसानदायक होगा सरकार के लिए? देखिए, आज का माहौल देखकर मुझे 1990 की याद आ रही है। पता नहीं संजय जी, आपकी उम्र उस वक्त कितनी रही होगी, लेकिन मैं तो बाकायदा जनसत्ता में काम करता था और दिन रात राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक विषयों पर लिखता पढ़ता और सोचता था। मेरी आंखों के सामने 1990 घटित हुआ था, जबकि विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को स्वीकृति दी और पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण की घोषणा की। जैसे ही विश्वनाथ प्रताप सिंह ने आरक्षण की घोषणा की, वैसे ही आरक्षण विरोधी आंदोलन फूट पड़ा।
और जैसे ही आरक्षण विरोधी आंदोलन फूट पड़ा, सबसे ज्यादा दुविधा में जो पार्टी और जो नेतृत्व फंसा वो थी भारतीय जनता पार्टी और उसका नेतृत्व यानी अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो स्थिति इतनी विचित्र विकट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी की समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करें क्या ना करें। आरक्षण विरोधी आंदोलन में दरअसल भारतीय जनता पार्टी के ही ज्यादातर कार्यकर्ता भाग ले रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ऊंची जातियों के बीच में उन दोनों लोकप्रिय होना शुरू हुई थी, कांग्रेस से ऊंची जातियों के वोट छीन रही थी और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसको एक आरक्षण समर्थक पार्टी के तौर पर देखा जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसको एक आरक्षण विरोधी पार्टी के तौर पर देखा जाए, क्योंकि आरक्षण विरोधी पार्टी के तौर पर देखे जाने का मतलब था कि वो हमेशा के लिए एक ब्राह्मण बनिया पार्टी की छवि में सिमट कर रह जाती। इसीलिए जब जो पहला जिन्होंने आत्मदाह किया था, जिस छात्र ने आत्मदाह किया था, उस छात्र जो सफदरजंग के बर्न वार्ड में वो दाखिल था और जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था, तो लाल कृष्ण आडवाणी उसको वहां देखने के लिए गए। उनके साथ मदन लाल खुराना थे। एक बड़ी दिलचस्प आपको घटना बताता हूँ। और जब देख के बाहर निकले तो सफदरजंग अस्पताल के प्रांगण में उन्हें आरक्षण विरोधी छात्रों ने घेर लिया। लाल कृष्ण आडवाणी ने वहां खड़े हुए एक तिपहिया स्कूटर के ऊपर चढ़कर उनको संबोधित करने की कोशिश की, लेकिन छात्र लोग लगातार मांग करते रहे, आरक्षण विरोधी छात्र थे, वो मांग करते रहे कि आप आरक्षण का विरोध कीजिए, आप आरक्षण का विरोध कीजिए। लाल कृष्ण आडवाणी ने आरक्षण का विरोध नहीं किया। मदन लाल खुराना ने उनको बचाने की कोशिश की, लेकिन उनको जबरदस्त हूट किया गया, उनके ऊपर कई चीजें फेंकी फाकी गई। बड़ी मुश्किल से आडवाणी जी खुराना द्वारा वहां से निकाले जा सके। तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी को लगा कि आरक्षण कितनी विकट चीज है, किस तरीके से आरक्षण भारतीय समाज और राजनीति के बीच के जो संबंध है उस संबंध को परिभाषित करने जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, भारतीय राजनीति और समाज के बीच के संबंध को आरक्षण परिभाषित करने के लिए जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने उसमें बहुत दिमाग खपाया कि भाई इस जिन्न से, जिसको आपने आरक्षण का जिन्न कहा है, इस जिन्न से हम कैसे निपटें। भाजपा उस जिन्न से मुद्दतों तक नहीं निपट पाई। पूरा 90 का दशक निकल गया, भाजपा नहीं निपट पाई। और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और इधर बिहार के अंदर लालू यादव की पार्टी भारतीय जनता पार्टी को पिछड़े वर्गों में और दलित वर्गों में लोकप्रिय होने से रोकती रही। हर चुनाव में इन्होंने काफी सीटें जीती और भारतीय जनता पार्टी एक निश्चित सीमा से कभी भी ज्यादा सीटें नहीं जीत पाई। प्रमोद महाजन ने उन दोनों कहा भी था एक वक्तव्य में, जब तक मुलायम सिंह और लालू यादव ये सीटें जीतते रहेंगे तब तक हम लोग कभी भी इस देश में बहुमत नहीं प्राप्त कर पाते। आज बिल्कुल ठीक इसी हालत में नरेंद्र मोदी, अमित शाह की भाजपा और मोहन भागवत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ा हुआ। इन लोगों को नहीं पता है कि इस आरक्षण के जिन्न का मुकाबला कैसे किया जाए। और ये जिन्न, इस पिछली बार तो वो जिन्न विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पैदा किया था, इस बार ये जिन्न खुद भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया। इसकी क्यों पैदा किया ये मैं आपको बताता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने रोहिणी कमीशन नियुक्त किया और रोहिणी कमीशन की सिफारिशों को इस वक्त ये दबाए बैठी हुई है, उसको बाहर नहीं निकलने दे रही, क्योंकि रोहिणी कमीशन ने लगभग उसी तरह की सिफारिशें की हैं जिस तरह का शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। भाई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला यही तो दिया है, उसने राज्यों को ये अधिकार दे दिया है कि वे चाहें तो अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आरक्षण का कोटा है उसके अंदर उपवर्गीकरण कर सकते हैं, और जिन वर्गों को, जिन बिरादरियों को आरक्षण नहीं प्राप्त हुआ है उनके लिए अलग से एक कोटे की, उसी कोटे के अंदर से व्यवस्था कर सकते हैं। यही तो अधिकार दिया है उन्होंने। दूसरा अधिकार ये दिया कि अगर वो चाहें तो वहां पर मलाईदार परत का सिद्धांत भी लागू कर सकते हैं। उसमें सब कुछ राज्यों के हाथ में है, राज्यों के लिए कोई चीज काम करना अनिवार्य नहीं है। राज्य चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को नजरअंदाज कर सकते हैं, चाहे तो ये कर सकते हैं। पहले वो चाह के भी नहीं कर सकते थे, फर्क केवल ये पड़ गया। तो ये जो स्थिति बिल्कुल यही, अगर आप रोहिणी कमीशन की सिफारिशों पर गौर करें जो कि छन छन के बाहर आई हैं और अखबारों में काफी प्रकाशित हुई हैं, तो वो भी सिफारिशें यही मांग करती हैं कि पिछड़े वर्ग का जो 27% आरक्षण है उसके अंदर उपवर्गीकरण होना चाहिए और उन बिरादरियों को आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए जिन बिरादरियों को अभी तक आरक्षण नहीं प्राप्त हो पाया है। तो इससे क्या हुआ है कि हर इलाके में जो मजबूत बिरादरी है, जो आरक्षण का अधिकतम लाभ उठाती रही है, वो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश में मायावती इस फैसले के खिलाफ है। बिहार में
चिराग पासवान इस फैसले के खिलाफ है, क्योंकि वहां पासवानों की हैसियत वही है जो उत्तर प्रदेश में जाटवों की हैसियत है। तो मैं सिर्फ एक छोटा सा परिप्रेक्ष्य हमने आपके सामने इसलिए रखा है कि ये अच्छा, और भारतीय जनता पार्टी मन ही मन चाहती है कि आरक्षण में उपवर्गीकरण किया जाए, इसीलिए तो रोहिणी कमीशन स्थापित किया गया था, क्योंकि उपवर्गीकरण करने से ही वो उत्तर प्रदेश के जाटवों का जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व को गड़बड़ा पाएंगे और मायावती के हाथ से वो नेतृत्व छीना जा सकेगा। इसीलिए पासवानों के हाथ में पूरे दलितों का नेतृत्व ना रहा। इसीलिए एक जमाने में नीतीश कुमार ने वहां पर महादलित का उपवर्गीकरण किया था, लेकिन उस वक्त नीतीश कुमार को इस प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं था, इसलिए पासवान जो है वो दबाव डालकर खुद महादलित की श्रेणी में आ गए। अब वहां सभी महादलित हो गए उत्तर प्रदेश में, ये स्थिति बन गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने ही दरअसल ये जिन्न खड़ा किया है, और अब मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा है कि इस जिन्न से कैसे निपटा जाए। और इस जिन्न के साथ में ऐसी ऐसी चीजें जुड़ी हुई इसकी मोदी जी कभी कल्पना नहीं कर सकते। जब 2018 में जब मोदी जी के ही थिंक टैंक NITI कमीशन, जिसको गलती से नीति आयोग कहा जाता है, नीति आयोग दरअसल उसका नाम नहीं है, NITI कमीशन कहता हूं, वो उसका सही नाम है। जब NITI कमीशन ने ये राय दी सरकार को, ये प्रस्ताव रखा कि भाई उच्च सरकारी पदों के ऊपर लेटरल एंट्री की जाए। इससे मैंने कल कहा भी था कि ये पिछले दरवाजे से, इस चोर दरवाजे से होने वाला घोषित प्रवेश है। जब इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा, उस वक्त इन लोगों को पता भी नहीं था कि एक दिन आरक्षण के मामले में इसी प्रस्ताव के कारण ये फंस जाएंगे बुरी तरीके से, और वही हुआ। भाई यही जितेंद्र सिंह जो आज कह रहे हैं कि मोदी जी को आरक्षण की इतनी जरूरत है, आरक्षण की इतनी फिक्र है कि उन्होंने फौरन ये 45 वैकेंसीज जो UPSC ने निकाली थी, जब केंद्रीय लोक सेवा आयोग ने निकाली थी, तो उन्होंने वापस लेने का फैसला किया। मोदी कितना आरक्षण प्रिय हैं, आरक्षण की उन्हें कितनी चिंता है। इन्हीं जितेंद्र सिंह का संसद में दिया हुआ वक्तव्य आप पढ़ लीजिए, जो अखबारों में बाकायदा पूरा हरूफ बाई हरूफ प्रकाशित हो चुका है। उसमें उन्होंने लिखा था कि ये लेटर एंट्री कितनी जरूरी है, कितनी महत्वपूर्ण चीज है, बिना इसके जो है वो सरकार उस तमाम तरह की विशेषज्ञता से वंचित रह जाएगी जो कि सरकार के बाहर मौजूद है। अच्छा, तो मेरा जो कुल मिला के मेरी बात का तात्पर्य यह है कि इस वक्त मोदी जी इस दुविधा में हैं कि किस तरीके से उपवर्गीकरण का लाभ भी उठा लें और दलितों को और OBCओं को नाराज भी न करें और आदिवासियों को नाराज भी न करें। वो चाहते हैं कि वो गुड़ भी खाएं और गुलगुलों से परहेज भी करें। ये दोनों काम साथ साथ मुश्किल नहीं है। तो जब कोई किसी पार्टी में रणनीतिक सफाई नहीं होती है, जब स्ट्रेटेजिकल क्लैरिटी नहीं होती है किसी पार्टी के सामने, तब वो इसी तरह की दुविधाओं की शिकार होती है। जिस प्रकार की दुविधाओं के शिकार किसी जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी थे, उसी प्रकार की दुविधाओं के शिकार आज भारतीय जनता पार्टी का आला कमान और खासतौर से नरेंद्र मोदी। पिछले चुनाव में क्या हुआ था, लोकसभा चुनाव में जो स्थापित OBC तबके भारतीय जनता पार्टी के पुराने वोटर थे, वो भी उससे हटते हुए दिखे। जगह जगह आदिवासियों के अंदर से भी वोट छिटकते हुए दिखे। दलितों के जितने वोट पहले बार मिलते थे उससे कम वोट मिले, और जो नए वोट मिलने की संभावना थी, नए वोट भी नहीं प्राप्त हुए। वो अखिलेश के पास चले गए या कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के पास चले गए या कांग्रेस के पास चले गए। तो अब इन भाजपा की समझ में नहीं आ रहा कि इस पूरे मसले से जो एकदम गड़बड़ झाला मच गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, इस मसले से कैसे निपटें। अच्छा भाई जी, गड़बड़ झाला इन्हीं की बनाई हुई है। ज्यादा चालाकी सियाना कौआ कहाँ बैठता है, आप तो जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा भाई जी, क्या ये इस समय ये मोदी जी का दुर्भाग्य कहा जाएगा, इनकी तकदीर खराब कही जाएगी कि जो भी चाल चलते हैं वो उल्टी पड़ जाती है। हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले लेटरल एंट्री को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ, उसको आरक्षण से जोड़ दिया गया। ये कुछ वैसे ही नहीं है जैसे संविधान बचाओ वाला मुद्दा लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि ये संविधान खत्म कर देंगे। अब वो हरियाणा के चुनाव से ठीक पहले लेटरल एंट्री, बैकवर्ड और दलितों की बहुत बड़ी संख्या है हरियाणा में। अग्निवीर का मुद्दा वैसे ही बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका था हरियाणा में, उस पर लेटरल एंट्री और उसमें रिजर्वेशन, और फिर जब वापस लिया इन्होंने तो और पुख्ता हो गई, भैया कुछ तो गड़बड़ झाला था। तो ये क्या इनकी तकदीर खराब है, या इन्हें आभास क्यों नहीं होता, इंटेलिजेंस इनके पास बात? तकदीर तो खराब है ही, लेकिन जो बार बार तकदीर इनकी खराब हो रही है और अच्छी तकदीर का इन्हें नामो निशान, अच्छी तकदीर का कोई दूर दूर तक
संकेत नहीं मिल रहा है, उसका कारण पिछले 10 साल में जिस तरह से उन्होंने शासन किया है वो है। पिछले 10 साल में जो उन्होंने किया है, वो उनके जो कर्म है वो अब इनके सामने आ रहे हैं। भाई ये 2018 में किसने कहा था इनसे कि लेटरल एंट्री, भाई जो NITI कमीशन ने जो लेटरल एंट्री का प्रस्ताव किया था, उसे मोदी सरकार ने माना कि नहीं माना? मोदी सरकार के मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद में उसकी अनुशंसा की और उसको पुष्ट किया कि ये बहुत ही अच्छा काम है, इस काम को हम जरूर करना चाहते हैं। और उसमें स्पष्ट रूप से था कि इसके ऊपर आरक्षण लागू नहीं होगा। मैंने कल आपको बताया था कि एक 13 पॉइंट रोस्टर होता है, 13 पॉइंट रोस्टर होता है। उस 13 पॉइंट रोस्टर में हर चौथी नियुक्ति जो है वो ओबीसी की होनी चाहिए। हर 7वीं नियुक्ति एक दलित की यानी अनुसूचित जाति की होनी चाहिए। हर 14वीं नियुक्ति एक आदिवासी की या एक शेड्यूल ट्राइब पे अनुसूचित जनजाति की होनी चाहिए। उसके बाद अब EWS की कैटेगरी भी है, उसकी भी नियुक्तियां इसके अंदर होनी चाहिए। यानी अगर 10 लोग कहीं नियुक्त होते हैं तो उसमें से कम 5 या 6 लोग आरक्षण के हिस्से में चले जाते हैं उस रोस्टर की वजह से। इसमें चालाकी करके अगर आप एक सिंगल रिक्ति निकालेंगे, एक अकेली रिक्ति निकालेंगे, एक पद की रिक्ति निकालेंगे एक किसी डिपार्टमेंट में, तो उसके ऊपर ये रोस्टर लागू नहीं होगा और वो आरक्षण से बाहर रहेगा। इस हथकंडे का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है इसके अंदर। तो ये सब सरकार ने बड़ी चालाकी से सोच समझ कर किया था, लेकिन उस वक्त इन्हें अंदाज ये था कि अब हमें ये तो उस बात पे हवा के घोड़े पे सवार थे कि हमको 350 सीटें आएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सामने उन्होंने कहा था कि 325 से कम सीटें आएंगी नहीं, ज्यादा ही मिलेंगी। खास बात ये थी कि जब एग्जिट पोल जब सामने आए तो भाजपा के बड़े बड़े नेता ये कहते हुए घूम रहे थे, मैंने खुद उनको कहते हुए सुना है, दूसरे की मैं सुनाई बात नहीं कह रहा हूं, कि भाई एग्जिट पोल जो दिखा रहा है हमारी सीटें तो उससे ज्यादा आएंगी, ये कहते हुए घूम रहे थे। तो आप इससे अंदाज लगाइए, इनका तो अनुमान ये था कि जब हम 350 सीटें लेके बैठे होंगे और हमारा जो मोर्चा है एनडीए वो 450 के करीब सीटें लेके बैठा होगा, ऐसी हालत में हम जो भी करेंगे हमारा कोई विरोध करने वाला होगा ही नहीं, हम तो एक तरफा काम करते चले जाएंगे। लेकिन भाजपा की कुल 77 सीटें कम हुई, बहुमत से ये 63 सीटें नीचे आ गए और नतीजा ये निकला कि इनको 27 सीटें जो इन दोनों के पास मिलाकर हैं, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ा। आज स्थिति यह है कि ये बिना अपने इन दो जो सहयोगी दल हैं इनकी संस्तुति और इनकी मर्जी के बिना कोई काम नहीं कर सकते। वो लोग खुलकर कह रहे हैं। अब देखिए केसी त्यागी जो जनता दल यूनाइटेड के प्रतिनिधि हैं, उनके आला कमान के सदस्य हैं, नीतीश कुमार के खासुल खास हैं, उन्होंने अभी अखबार में लेख लिखा है कि उपवर्गीकरण का जमाना आ गया है। ओबीसी में उपवर्गीकरण का जमाना आ गया, ये उन्होंने लेख लिखा है। अब आप बताइए, सारे देश में इस तरह का आंदोलन हो रहा है सरकार के खिलाफ, उपवर्गीकरण के खिलाफ। जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, चूंकि भाजपा उपवर्गीकरण की खामोश समर्थक है, इसलिए जब ये प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने केवल मलाईदार परत का सवाल उठाया। मैंने कहा भी था 4 PM के मंच पे, ये चालाकी से उपवर्गीकरण को कन्नी काट गए। तो मोदी जी ने जो आश्वासन दिया वो मलाईदार परत के बारे में आश्वासन दिया, उपवर्गीकरण के बारे में नाम से मांग की गई ना उन्होंने आश्वासन दिया। ये तो चाहते हैं कि उपवर्गीकरण हो जाए, लेकिन साथ में डरते भी हैं कि इससे हमें नुकसान ना हो जाए कहीं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भ्रमित है, सिटपिटाई हुई है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि चुनाव दर चुनाव उन्हें लड़ना है। इन्हें 6 महीने की राहत नहीं है। इस साल पूरे चुनाव लड़ने हैं, उसके बाद फरवरी में दिल्ली का चुनाव लड़ना है और थोड़ा सा आगे बढ़ना है, फिर बिहार का चुनाव लड़ना है इन्हें। उसके अगले साल फिर 4-5 विधानसभाओं के चुनाव होंगे, लगातार चुनाव होने हैं। 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होना है। देखिए 2025, 26, 27 लगातार चुनाव होना है और जैसी 2028 शुरू हुई वैसी लोकसभा चुनाव के धुंधुवी बच जाएगी, उसकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी। ये इनकी हालत है। इस हालत में और जब बहुमत नहीं है आपके पास और आप देख रहे हैं कि ये बहुमत जो आपको कम मिला है, वो इसकी जो संख्याएं आपकी घटी हैं, उसका कारण ये है कि आपको ओबीसी, दलित और आदिवासियों के वोट कम मिले हैं। भाई मोटे तौर पर सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जगहों में ऊंची जातियों ने तो खूब जम के वोट दिए हैं, बहुत कम ही है। ऊंची जातियों कहीं वोट नाराज हुए, घर बैठे रहे, लेकिन मोटे तौर पर
भाजपा टिकी रही, जो बिल्कुल अगर ऊंची जातियां भी नाराज होती तो उत्तर प्रदेश में इनकी 5 सीटें रह जाती केवल। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, हाँ, तो ये इनकी स्थिति है। ये भाजपा भाजपा एक रणनीति विहीन पार्टी है इस वक्त। वो पूरी तरीके से भ्रमित है। उसका जो उसका जो भ्रम है, उसका जो कंफ्यूजन है, उसका मुकाबला केवल 1990 की भाजपा से किया जा सकता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभय जी। थोड़ा सा विषय से अलग हटते हैं कि मैंने आज एक्स पे, ट्विटर पे लिखा कि मणिपुर में सैकड़ों महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, बलात्कार हुए, उनको नग्न करके घुमाया गया। गोदी मीडिया के किसी भी चैनल पर घंटों बहस नहीं की गई, कोई उनका एंकर बड़ी पर नहीं गया। वहाँ के गवर्नर ने मुख्यमंत्री को बुला के ये नहीं कहा कि हो क्या रहा है। वहाँ के गवर्नर ने मुख्यमंत्री को चेतावनी नहीं दी। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं कहा कि यहाँ तो बिल्कुल कानून ध्वस्त हो गया है। किसी तरह की कोई बात नहीं थी। बंगाल की महिला के साथ, डॉक्टर मेहरा के साथ जो हुआ उसकी हम निंदा करते हैं, पूरे देश को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन बंगाल को लेकर पिछले 6 दिनों से टीवी चैनल पे कुछ हो ही नहीं रहा है। सिर्फ बंगाल का मुद्दा, बंगाल का मुद्दा, बंगाल का मुद्दा, डॉक्टर का मुद्दा। मणिपुर का मुद्दा तो एक महिला की किसी दूसरे से तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मणिपुर का मुद्दा इससे 1000 गुना बड़ा था। उसको एक दिन भी नहीं दिखाया गया। बंगाल क्या, ममता बनर्जी बहुत दर्द दे चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी को। अब तो महाराष्ट्र में भी घटना हो गई और महाविकास अघाड़ी ने 24 तारीख को महाराष्ट्र बंद की कॉल भी कर ली। लेकिन जो महिलाओं का जो मुद्दा अलग अलग दिखाया जा रहा है, बंगाल को लेकर दिन भर टीवी चैनल बंगाल की डॉक्टर को लेकर मुद्दा बना रहे हैं। क्या लोग क्या समझते हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा, और क्या ममता बनर्जी ने वाकई में बहुत दर्द दे दिया है मोदी जी को? देखिए, ममता बनर्जी ने तो मोदी जी की हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया है। और जितना परेशान और दुखी ममता बनर्जी ने मोदी जी किया है, उतना और किसी ने नहीं किया। मेरे ख्याल से अब इस मामला और किसी का नाम देंगे तो अखिलेश का नाम आएगा। अखिलेश ने बहुत ज्यादा परेशान हो दुखी किया है मोदी जी को। ममता बनर्जी ने तो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। विधानसभाओं के चुनाव हराए, लोकसभा के चुनाव हराए, बिल्कुल खत्म। भाजपा इस वक्त बहुत बुरी हालत है। अब भाजपा इस जो डॉक्टर 31 वर्षीय डॉक्टर के साथ जो घोर अनाचार हुआ, हिंसा हुई, यौन हिंसा हुई और उसके बाद में उसकी हत्या की गई, यातनाएं दे के हत्या की गई, उसका लाभ उठाकर भारतीय जनता पार्टी बंगाल में और राष्ट्रीय स्तर पर वापसी करना चाहती है। अब एक ही मात्र उसके पास, जैसे डूबते को तिनके का सहारा के तौर पे वो इसको ले रही है। वो दो तरह से इस खेल को खेल रही है। पहला तो ये है कि वहां पे ममता बनर्जी को कोने में धकेले और इसके जरिए इंडिया गठबंधन की एकता को तोड़ दे, क्योंकि उससे इंडिया गठबंधन की पार्टियों पर भी दबाव पैदा होता है कि वो भी ममता बनर्जी के खिलाफ बोले वगैरह। ये सब ये पूरा का पूरा उसका दांव है। अगर ये बंगाल की घटना नहीं होती तो आज भाजपा के पास कुछ बोलने के लिए था ही नहीं। भाजपा पूरी तरीके से बचाव पे थी। आप देखिए 9 जून को शपथ लेने के बाद में ये पहली ऐसी घटना है जिसमें भाजपा और उसके जो समर्थक पत्रकार हैं, जो चैनल और चैनलों पर काम करने वाले एंकर, और आपने एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था कल, एंकरनिया। एंकरनिया है। इन लोगों को पहली बार ये मौका मिला है कि ये भारतीय जनता पार्टी के की राजनीतिक गोटी लाल करने के लिए अपनी वफादारी दिखा पाए। तो ये पहली बार हो रहा है। अच्छा, अब इसमें दिक्कत क्या है कि महिलाओं के खिलाफ जो यौन अपराध हैं, बच्चियों से लेके और बुजुर्ग महिलाओं तक, सारे देश में हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं। अभी थाने में जो हुआ है, थाने में बदलापुर नामक जगह में जो स्कूल में पढ़ने वाली जो छोटी बालिकाएं हैं, उनके साथ में जो अपराध हुआ है, वहां कितना जबरदस्त आंदोलन चल रहा है। वहां थाने में पटरियां, हजारों लोग पटरियों में उतरे हुए हैं, सड़कों पे गिरे हुए हैं, स्कूल के ऊपर हमला कर रहे हैं, पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वहां पर, महायुति की सरकार है, वो पूरी तरीके से बचाव में कटघरे में खड़ी हुई है उस सवाल के ऊपर। तो अब धीरे धीरे पत्रकार, ये टीवी चैनल वाले उस घटना को भी दिखाने के लिए मजबूर हुए हैं, वरना पहले तो वो घटना दिखाई नहीं रहे थे। इस तरह की घटना है, उत्तराखंड में घटना हो चुकी है, इस तरह की उत्तर प्रदेश में घटना हो चुकी है। भाजपा प्रशासित राज्यों में जगह जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ब्रजभूषण शरण सिंह वाली घटना, उसको कोई कैसे, हाँ, उसको कोई कैसे, उसका तो जिक्र हम लोगों को हर बार करना ही चाहिए। वो उस वक्त ये सब लोग कहाँ थे? स्मृति ईरानी चुपचाप मुंह बंद किए हुए किसी कोने में बैठी हुई थी, वो भी निकल कर आ गई इस मसले पर, अपनी पूरी अदा के साथ कहती हुई घूम रही हैं इसका रेप उसका रेप नहीं बोलना चाहिए। तो ये बात तो खुद उनके ऊपर भी लागू होती है।
जब ठीक बात ब्रभूषण है। शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन जंतर मंतर पर चल रहा था और विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया उनके उनका दमन किया जा रहा था, उनको घसीटा जा रहा था, उनका टेंट उखाड़ दिया गया था, उनके टॉयलेट घसीट ले गए थे पुलिस वाले। उस वक्त तो इन लोगों के ये तो सब मुंह में दही जमाए बैठे हुए थे, चुपचाप बैठे हुए थे, ये इन लोगों की हालत थी। तो जो देश की जनता का आक्रोश है, वो आक्रोश अगर भारतीय जनता पार्टी समझती है कि ये भाजपा समर्थक आक्रोश है, तो बिल्कुल ये गलतफहमी की शिकार है। ये आमतौर पे भारत के अंदर जो गवर्नेंस, भारत में किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसमें गवर्नेंस डेफिसिट होता है, पुलिस ठीक से काम नहीं करती, जैसी ऐसी घटना होती है, जिस सत्ता में घटना होती है, डिनायल मोड में चला जाता है, फिर पुलिस की मदद से उसको स्पिन दिया जाता है। ये वो समस्या है और इस समस्या पर जनता का जागरूक होना बहुत ही उचित है। हम सब लोग उसके साथ हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि इसके जरिए वो अपनी राजनीतिक गोटी लाल कर लेगी, तो ये बिल्कुल गलतफहमी में है। इससे भाजपा को कोई लाभ नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है। राहुल गांधी ने तो बड़ा सधा हुआ बयान दे दिया कि पश्चिम बंगाल, यूपी, बिहार के बाद अब महाराष्ट्र में भी जो बेटियों के खिलाफ शर्मनाक घटनाएं हो रही हैं, ये हमें सोचने पे मजबूर करते हैं कि हम एक समाज के तौर पर हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो जो लड़ाई थी इंडिया गठबंधन की, उसके बहुत सधा हुआ बयान राहुल गांधी का सामने आ गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी असल में अगर केवल ये घटना बंगाल में ही हुई होती और कहीं इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही होती, तो उसके बाद कुछ भाजपा जो कह रही है उसका कुछ केस भी बनता। लेकिन ये एक 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 पूरा सर्व भारतीय परिघटना है, पूरे देश में घटित होने वाली समस्या है और ये मनोसामाजिक समस्या है। अब मोदी जी लाल किले पे भाषण देते हैं, हर भाषण में कहते हैं समाज की मनोरचना बदलने के लिए वो काम कर रहे हैं। इस बार भी बोले हैं, इस बार भी लाल किले से भाषण दिया है कि समाज की मनोरचना बदलने के लिए काम कर रहे हैं वो। सवाल ये है भाई, कौन सी मनोरचना बदलने के लिए काम कर रहे हैं आप? कौन सी मनोरचना आपने समाज की बदली है? आप जब इस देश की स्त्रियों का सम्मान करने के लिए समाज के लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे, बेटियों की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं कर पा रहे, शिशु बालिकाओं की रक्षा करने के लिए, दुधमुही बालिकाओं की रक्षा करने के लिए आप तैयार नहीं कर पा रहे, आप वृद्ध महिलाओं, बुजुर्ग महिलाओं की रक्षा करने के लिए लोगों को तैयार नहीं कर पाए, तो आप कौन से समाज की कौन सी मनोरचना के लिए आप काम कर रहे हैं? ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इन बातों पे वो मौन रहेंगे। उत्तर प्रदेश में हाथरस का कांड आपको याद होगा, किस तरह एक दलित महिला थी और क्या क्या उसके संग हुआ। अफसरों ने आधी रात को पेट्रोल टायर डाल के जला दिया उस लड़की को, और सरकार ने डीएम एसपी हटाया तक नहीं थे महीनों। लेकिन अब बलिहारी है। अब ये महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं। और ठीक है, बिल्कुल राजनीति हो रही है और हम लोग इस पर बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने इतनी सारगर्भित बातें हमको बताई, धन्यवाद। तो ये थे अभय दुबे जी, आप ये बातचीत सुन रहे थे। मुझको यकीन है बातचीत आपको पसंद आई होगी। अपनी राय से अवगत कराइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।